हेलो एवरीवन, आज हम वापस आए विद द न्यू चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर, तो हम जल्दी से इसे रैप अप करेंगे, तो बहुत टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज वो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी 9th में एक चैप्टर पॉलिनॉमियल, वहां से ऑलरेडी कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। तो एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है जो कि कंप्लीटली आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड है, या आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ बस जल्दी से कवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है बात। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टॉपिक्स कौन से हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसमें हम उन्हें पता कैसे लगा सकते हैं, उनके रूट्स के बारे में, आगे उनके रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या होते हैं, ये भी आपने 9th में पढ़ रखा है कि रूट्स होते क्या है, एंड उनके नेचर के बारे में भी बात करेंगे। नेचर का मतलब ये हुआ कि आपके रूट्स कैसे हैं, रियल है, इमेजिनरी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यूनिक है या जो भी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम टॉपिक्स पे आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो एक नया कोर्स लेके आया है ऑफ जेई एंड फाउंडेशन लेवल का, कि इसमें आपको जो भी जैसे कुछ बच्चों को क्लियर होता है कि मुझे जेई की तैयारी ही करनी है, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है या मुझे डॉक्टरी ही करनी है, तो उस केस में आपके लिए बेनिफिट ये है कि 9-10 से आपका बेस ही वैसा बना दिया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी ताकि जो फाउंडेशन आपका बनना चाहिए 9-10th में ही 11th-12th के लिए वो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में इस आपके पर्टिकुलर कोर्स में नीट जेई का पूरा अलाइन करिकुलम फॉलो किया जाएगा। आपके जो एकेडमिक्स है उसके साथ आपका जो जेई लेवल का या नीट लेवल का जो भी करिकुलम है वो फॉलो किया जाएगा। तो एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपके जो, अब खुद सोचो, जब आपको एकेडमिक से हटके भी थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, अलग से भी पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेटर होगी, आपका जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है वो बेटर होगी, बिकॉज आपको कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मैथमेटिकल मास्टरी आपको कराई जाएगी। देखिए, अगर आप कोई बेसिक चीज पढ़ रहे हैं एंड आपको उसकी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कराई जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैथ्स नहीं, इस केस में आपकी बायो में भी मास्टरी कराई जाएगी, बिकॉज आपको पता है आपको नीट की तैयारी करनी है तो आपको अपनी बायो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बेसिक सी चीज है ना। तो इन दोनों में आपको आपकी मास्टरी पे काम करवाया जाएगा। आपके रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, वीकली, मंथली, आपके जो डाउट्स क्लियरेंस है वो भी आपको रेगुलरली कराते रहेंगे। तो ऐसे ही ये जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी से ही जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब जो ये कोर्स है ये एक्चुअल में आपका जो कोर्स है वो कुछ 12,499 का है। ठीक है, ये दोनों कोर्स है जेईई और नीट के हमारे, वो 12,499 के हैं। बट आप मेरे थ्रू ये कोर्स को आपको पता लगा है, तो ये जो कोर्स है वो आपको मेरे डिस्काउंट लगने के बाद पड़ेगा 6260 का। जो मेरा कोड है वो है दीक्षा 50। ये अप्लाई करने पे कैपिटल लेटर्स में है सब, ये अप्लाई करने पे यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ अबाउट 50%। तो वो आपको जो अप्रॉक्स अमाउंट पड़ेगा वो पड़ेगा 6260 का। तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट है फॉर, अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो फॉर योर जेईई नीट लेवल, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे कि भाई ये जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किस टाइप की इक्वेशन होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो इस केस में हमें जो बात समझनी वो ये है कि इस केस में आपकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होती है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, जैसे कि मैंने कोई अगर इक्वेशन लिखी और यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि आपका इक्वल टू का साइन लगा होगा। आपके 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, एक पॉलिनॉमियल होता है और एक इक्वेशन होता है। पॉलिनॉमियल मतलब कि आपका इक्वल नहीं, आपके पास एक रफली टर्म्स है एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के फॉर्म्स में आपके पास कुछ, जैसे कि मैंने लिखा 3x² + 5 = 8, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है? पॉलिनॉमियल। ये भी एक पॉलिनॉमियल है, बट मैंने इक्वल लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया? एक, या आपकी ये पूरी ये बन गई एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल कौन है? x आपका वेरिएबल है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? मतलब पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? जो कि जा रही है 2। अब ये 2 है, मतलब ये जो आपकी इक्वेशन फॉर्म की है हमने, कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर में क्या होता है? लीनियर के केस में
लीनियर इक्वेशन के केस में हमारी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, यानी कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 4 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, उन सब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी जाती है? 1 जाती है। बट क्वाड्रेटिक के केस में हमारे पास हाईएस्ट पावर जाएगी कितनी? 2। क्लियर है बात? तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। a क्या हुआ? आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या हुआ? आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड c यहाँ पे हमारा है कांस्टेंट, यानी कि ऐसी आपकी वैल्यू जो कि वेरिएबल फ्री है, जो कि वेरिएबल डिपेंड नहीं कर रहा है। अब डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो ये a की वैल्यू है आपकी, ये जो a की वैल्यू है ये हमें अभी तो फिलहाल नहीं पता, बट मान लो मैं x की वैल्यू चेंज करती हूँ, पहले मैंने 2 रखी, फिर 3 कर दी, फिर 4 कर दी, तो ऐसे करने पे आपकी a की वैल्यू x के साथ चेंज हो जाएगी, है ना। a के एज इन की जो ये कंबाइंड वैल्यू है इस पूरे की ax² की, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी x के साथ और a के साथ चेंज करेगी। सिमिलर वे में bx के साथ भी सेम होगा, आपने x चेंज किया तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट c के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, c आपका इंडिपेंडेंट है, जो कि आपके किसी भी वेरिएबल डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपको जो फॉर्मेट है ये ध्यान रखना है, बिकॉज इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे इनके बेस पे इसी फॉर्मेट की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पहला क्वेश्चन की चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें क्या चेक करना है कि क्या जो गिवन इक्वेशंस हमें दी गई हैं फर्स्ट एंड 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही हैं? तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है? अगर आपको कीवर्ड देखो, कीवर्ड क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 2। तो डिग्री यहाँ पे हमारे पास 2 आनी चाहिए। अब डिग्री का मतलब क्या हुआ? हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो पहले मैं आपकी वेरिएबल कौन है? x, इसको सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है बात? क्या करेंगे? हमारे पास ये जो गिवन है हमारी इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा एक्सपेंशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अगर हम अपने ये है हमारे पास x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, है ना। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा? x इंटू एक्स आ गया x², फिर x इंटू 1 आ गया हमारे पास x प्लस 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2 है। अगर आपको याद हो तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस बी a माइनस बी की। ये क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a² माइनस b² के, है ना। तो वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप खुद देखो, x प्लस 2 a प्लस बी, x माइनस 2 a माइनस बी। तो आपका a यहाँ पे कंपेयर करने पे x आ गया और b यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो a² मतलब कि x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x² माइनस 4। अब आपने इन दोनों टर्म्स को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो हमें काम करते हैं कि हम अपने जो हमारे ये दोनों टर्म्स है इनको हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया माइनस x² प्लस 4 इक्वल टू 0। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम अपने इक्वेशन को जो गिवन है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका x² कैंसिल हो गया बिकॉज सेम कोफिशिएंट है बट डिफरेंट साइंस है, प्लस एंड माइनस। यहाँ पे आपके पास बचा x प्लस 8 एंड 4 आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ये बचेगा आपके पास 12। तो ये जो फॉर्मेट आया है, क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रहा है? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
जहां पे a ना 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 हो गया तो वो हो गई एक लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? तो इस केस में आपको दिख रहा है कि a आपका यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, अब सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम चीज करनी है, सिंप्लीफाई करना है एंड देन चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ -4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x+2 का होल क्यूब के लिए यू शुड रिमेंबर कि आपका a+b का होल क्यूब क्या होता है। ये आप पढ़ के आ रहे हो, आपने क्यूब्स में ये आपने अनडिटी के चैप्टर में पढ़ रखा है, फैक्टराइजेशन भी पढ़ रखा है। ये होता है आपका a³ + b³ + 3ab a+b। ठीक है, तो हम इसी की हेल्प से अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x+2 का होल क्यूब मतलब x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab 3 × a मतलब x × b मतलब 2 और ये हो गया इंटू a+b है हमारा x+2। दिस इज इक्वल टू x³ -4, है ना। क्लियर है बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया x³ + 2 का क्यूब हो गया 8, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ गया 3 2 6 6x ब्रैकेट में x+2। दिस इज इक्वल टू x³ -4। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया x³ + 8 + 6x × x हो गया हमारे पास 6x² और 6x × 2 हो गया हमारा 12x एंड रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि जो ये x³ है और ये x³ है, दोनों डिफरेंट साइड्स ऑफ द इक्वल के, दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं एंड साइन दोनों के सेम है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 8 + 6x² + 12x एंड इस -4 को मैं ले आई लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया हमारे पास +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास वहां पे बचा अब 0। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हम अपने इक्वेशन को हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x से उसके एक पावर कम, फिर एक पावर कम, मैंने ऐसे करते करते लोवेस्ट पावर तक अपना फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 6x², बिकॉज x² यहाँ पे मतलब x के हाईएस्ट पावर 2 आई, तो सबसे पहला टर्म आपका 6x² आएगा। सेकेंड टर्म आएगा आपका 12x। इसके बाद आपका आएगा कांस्टेंट विच इज 8 + 4। 8 + 4 कितना हुआ हमारा 12। तो ये हमारी बनी इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो हमारा पूरा फॉर्मेट अपना कंपेयर करने पे सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, कि हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि क्या वो आपका इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का ट्राई किया। तो फर्स्ट केस में तो नहीं आ रहा था, बिकॉज आपकी x की हाईएस्ट पावर 2 आ ही नहीं रही थी। यहाँ पे आपकी डिग्री आ रही थी 1, हाईएस्ट पावर आ रही थी 1, बट इस केस में हमारी डिग्री आ गई कितनी, 2। जब डिग्री 2 हो गई तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये अच्छा, हम थोड़ा रुक के करते हैं ये क्वेश्चन। हम अभी आगे बढ़ते हैं फाइंडिंग रूट्स पे। रूट्स के बारे में बात करते हैं पहले कि रूट्स होते क्या हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं, रूट्स की। हमने एग्जाम्पल 2 स्किप नहीं किया है, उसको हमने पॉज किया ताकि हम पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर हम बाद में जाके वो एग्जाम्पल 2 कवर करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऐसी वैल्यूज होती है वेरिएबल की, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स
एक बार मैं इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रही हूं, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल that satisfy the given equation। मतलब कि वेरिएबल जो भी हमारा है, जैसे कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x, ऐसी आपका वेरिएबल a भी हो सकता है, y भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि जो अगर ax² + bx + c = 0 है तो आपके दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाए व्हेन x आपकी कोई वैल्यू आ रही हो, तो वो जो वैल्यू होती है उनको हम कहते हैं रूट्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। अब इस केस में x की क्या वैल्यू हो सकती है जो हमें यहाँ पे आंसर सेटिस्फाई करा दे। तो हम एक बार एक काम करते हैं, हम x को 1 रख के देखते हैं। क्या करेंगे, पुट x = 1। हम x की वैल्यू को 1 रख के देखते कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। तो ये हुआ 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3। ठीक है, तो ये मैं LHS कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, LHS पे काम कर रही हूँ। तो ये आपका आ गया 2 - 5 + 3। अब 2 - 5 क्या होता है, 2 - 5 होता है -3 एंड हमें +3 करना, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0। क्या ये RHS के बराबर आ रहा है, क्या ये RHS के बराबर आ रहा है? हमारा RHS क्या है, 0। तो क्या x की वैल्यू 1 रखने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है? मतलब जो ये पार्ट है लेफ्ट साइड, क्या ये हमारे राइट पार्ट की इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये x - 1 है, जो x - 1 है, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हेंस x = 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमारी गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 1 हमारा एक रूट आ रहा है, बिकॉज 1 वैल्यू प्लेस करने पे हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है। LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है बात, पक्का? अब आप ये बताओ कि आप कैसे चेक करोगे, आपको कितने रूट्स निकालने हैं। यहाँ पे मैंने तो एक रूट तो निकाल लिया, x = 1 है ना, कि आपकी जो 1 है ये आपका एक रूट आ रहा है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? तो डिग्री होती है, जैसे हमारे इस केस में डिग्री 2 है, तो हमारे पास 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट 2 रूट्स। अगर आपका जो रूट है, माय बैड, अगर आपकी डिग्री 1 है, या हम मान लेते हैं कि अगर आपकी डिग्री 1 है, तो आपके रूट्स कितने रूट्स होंगे? सिर्फ 1 रूट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि लीनियर के केस में x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक ही आ सकती है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बट इस केस में जब d आपका 2 है, तो इस केस में आपके 2 रूट्स आएंगे। एक तो मैंने फाइंड कर लिया, अब एक आप खुद से ट्राई करके निकालिएगा कि आपकी क्या वैल्यू आ सकती है। क्लियर है बात? मैं मेथड भी एक्सप्लेन करूंगी और ट्राई जरूर करिएगा। ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बस वैल्यू प्लेस करी एंड चेक किया कि क्या ये सेटिस्फाई हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था हमारा। क्लियर है? बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको हम कैसे अदर वे से सिंप्लीफाई करके रूट्स को फाइंड कर सकते हो। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग रूट्स। अभी हमने क्या समझा कि रूट्स होते क्या हैं, है ना? तो रूट्स क्या है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और वो डिपेंड इस पे करेगा हमारे डिग्री पे, कि अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर डिग्री 1 है तो हमारे सिर्फ 1 रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर डिग्री 10 है यानी कि हाईएस्ट पावर हमारे वेरिएबल की 10 जा रही है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो 10 एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ हम ट्राई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट।
क्या ट्राई करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। आई नो आपने सुन रखा होगा 9th में चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, उसमें भी आपने टॉपिक पढ़ रखा है मिडिल टर्म स्प्लिट का। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना ना जो मिडिल टर्म होता है, ये मिडिल टर्म है हमारा, हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं 2 पार्ट्स में, है ना, 2 पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे केस में हम 2 चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट? ax स्क्वायर माइनस bx माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हम पहले वैल्यूज निकालेंगे अपने a, b और c की। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, कंपेयर करेंगे ना तो a की वैल्यू आ गई 6, b की आ जाएगी -1 एंड c की हो गई -2। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? a इंटू सी। तो आपको देखो क्या होगा, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -2, तो ये आ गया हमारा -12। क्लियर है बात? ठीक है। फिर हम निकालेंगे सम। सम क्या होता है? b की वैल्यू। सम इज द वैल्यू ऑफ b। तो b कितना है हमारा यहाँ पे? b है हमारा -1। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है, प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट कैसे आएगा? a इंटू सी, ठीक है। a इंटू सी से यहाँ पे 6 इंटू -2 किया, -12 आ गया। क्लियर है बात? सम निकालेंगे। सम क्या होता है? b की वैल्यू। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? -1, तो वही हमारी हो गई सम। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट है 12 -1, तो मैं 12 को ना फैक्टराइज करूंगी। क्या वैल्यू आएगी? 2 से किया तो 6 आ गया, देन विल हैव, और ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। क्लियर है ना बात? यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। तो मेरे पास 12 के जो फैक्टर्स है या प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको इन 3 नंबर को ऐसे पेयर आउट करना है, ऐसे 2 नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे मेरा प्रोडक्ट आ जाए, दैट इज -12, एंड इनको प्लस या माइनस करने पे मेरे पास -1 आंसर आ जाए। क्या मतलब? ऐसी दो वैल्यूज में पेयर करना है कि जो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या दे दे? -12 दे दे, एंड यही दो वैल्यूज को मुझे प्लस करने पे आंसर आ जाए हमारा -1। ऐसी वैल्यूज में हमें इसको पेयर आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपका क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे 2 नंबर्स को लो जिनका डिफरेंस 1 आता हो, ऐसे पेयर आउट करो। तो अगर मैं 2 और 2 साथ में ले लिया और 3 अलग कर दूं, ये आ गया हमारे पास 4 एंड 3। अब 4 और 3 को माइनस करने पे 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? -4 प्लस 3, मुझे -1 मिल जाएगा। क्लियर है बात? है ना। -4 और +3 करने पे आंसर आ गया -1, यानी कि सम तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो क्या -4 इंटू 3 करने पे -12 नहीं आएगा ना। तो हमने अपने फैक्टर्स को पेयर आउट कर दिया या हमने उन्हें ब्रेक कर दिया -4 एंड 3 में। क्लियर है बात? क्लियर है। तब हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर -x -2। अब हमने इस -x को ब्रेक कर दिया है किसमें? -4 और -3 में। तो ये हमारे पास आ गया -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? हमने क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन भी पढ़ रखा है कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं या हम कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, अपने पहले पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट 2 लास्ट 2 ले लिए, तो फर्स्ट 2 से आपका कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 एंड x, है ना। देखो 6 और 4 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2 एंड x स्क्वायर एंड x में से हाईएस्ट कॉमन आएगा x। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? यहाँ हमारे पास बचा 3x -2। क्लियर है बात? अब देखो लास्ट 2 में क्या कॉमन है? 3 एंड 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 एंड x, एंड वहां तो x है नहीं, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फिर से आ गया 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 1, बचा क्या? 3x -2 इक्वल टू 2। हमारे पास 4 टर्म्स थे, हमने उसे 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया है। 4 थे, देखो 4 टर्म्स थे हमारे पास, 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे सिंगल टर्म में। कैसे आएगा वो? अब आप देखो, ये आपका एक टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? कॉमन है 3x -2, 3x -2। हमने इसको कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने पे हमारे पास बचा क्या? फर्स्ट टर्म में बचा 2x एंड सेकंड टर्म में बचा +1,
है ना? इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ तक हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। क्या किया? फैक्टराइज कर लिया। क्लियर है बात? वो भी विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ हमने क्या यूज किया है, मिडिल टर्म। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहता है, क्या यूज करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपके कोई भी दो वैल्यूज है, अगर हमने कोई दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है और आंसर जीरो आ रहा है, अगर मैंने दो वैल्यूज ली उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर जीरो आ रहा है, तो या तो ए की वैल्यू जीरो होगी, या तो ए की वैल्यू जीरो होगी, या तो बी की होगी, या बोथ ए एंड बी आर जीरो। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि हमने दो वैल्यूज उठाई, हमने को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ गया जीरो। तो आपको ऑब्वियसली ये भी पता है कि कोई भी चीज आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ही जीरो मिलेगा। 3 × 1/3 आपको जीरो तो मिलेगा नहीं। कोई भी रियल नंबर ले रहे हो आप, पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो नॉन जीरो है, दोनों नंबर हमारे अगर नॉन जीरो है, जैसे कि मैंने लिया 3 × 4, तो ये आपके दोनों नॉन जीरो वैल्यूज है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो मतलब कि जब भी हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारा जीरो आ रहा है, तो उस केस में या तो आपकी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा जीरो आता है। दोनों में से या तो एक जीरो होगी या दोनों ही जीरो होंगे। दिस इज द जीरो प्रोडक्ट रूल। तो आप खुद देखो यहाँ पे 3x - 2 × 2x + 2 जीरो आ रहा है, तो या तो दोनों वैल्यू जीरो होंगी या दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है। तो हम दोनों को ही मान के चलते कि दोनों ही जीरो है। तो हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। आप कहोगे मैम ये कहाँ से आ गई, है ना? क्या किया हमने, अपना प्रोडक्ट रूल लगाया और ये बोला कि जो 3x - 2 है ये जीरो है और 2x + 1 हमारा जीरो है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये तो हमारा वो कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे हो गया 3x = 2, तो x आ गया हमारा 2/3। सिमिलर वे में यहाँ पे हो गया 2x = -1, तो x आ गया -1/2। तो ये हमारे आ गए, जो ये x की वैल्यूज आई हैं हमारे दोनों, ये क्या है, हमारी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जहां पे आपकी अगर आप दोनों वैल्यू प्लेस करते हो अपनी इक्वेशन में, तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज रूट्स। क्लियर है बात? ठीक है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे सेकेंड पार्ट पे मूव कर सकें। ठीक है, जल्दी से। चलो जी भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ हमने किया क्या। हमने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर किया, फिर हमने वहां से A, B, C की वैल्यूज निकाली, फिर हमने निकाला प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है A × C, सम क्या होता है B। क्लियर है बात? इसी की हेल्प से आगे हम इसको फर्दर फैक्टराइज किया यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर है बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट स्टेप टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई -2 √6। x का कोफिशिएंट है b, तो ये हो गया -2 √6। ठीक है, और वैसे ही c क्या हो गया, c है हमारा कांस्टेंट जो कि x से फ्री है, हमारे वेरिएबल से फ्री है, तो वो कौन है यहाँ पे हमारा 2। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट एंड सम।
प्रोडक्ट हमारा कितना होता है, a इंटू सी, दैट इज 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। फिर हमारे पास क्या है, सम निकालेंगे। सम कितना है हमारे, b की वैल्यू विच इज -2√6, है ना, क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, हम अपने प्रोडक्ट को उठाएंगे, इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 2 3 3 1, तो ये आ गया 2 इंटू 3, तो 2 ही नंबर आ रहे हैं, है ना। अब 2 इंटू 3 6 तो आ रहा है, बट क्या 2 और 3 से आपको प्लस या माइनस करने पे 2√6 मिलेगा? क्या आपको ये वैल्यू मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 6, है ना। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √6 इंटू √6 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत? क्या लिखा मैंने, 6 को √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 आपको हमेशा आंसर 6 ही आएगा, है ना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा √6 इंटू 6 विच इज √36। तो ये आंसर कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, है ना। प्रिंसिपल स्क्वायर के हिसाब से आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने 6 को लिखा √6 इंटू √6, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को पेयर करना है, इन दोनों को पेयर करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, -√6 इंटू -√6 कितना आएगा, +6। कोई दिक्कत, दोनों माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्लियर है बात, ठीक है। अब मैंने क्या किया, -√6 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो a, अगर मैंने कहा -a तो वो क्या हो जाएगा, -2a। क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास कोई दो टर्म्स है जो कि -a हो रहे हैं, तो -a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -2a, है ना। वैसे ही -√6 क्या आएगा, माइनस का 2√6, क्लियर है बात। क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो आपकी वैल्यू 2 हो गई, एंड आपका काइंड ऑफ जो टर्म कांस्टेंट यहाँ पे है वो क्या है, √6, तो आपका आ गया -2√6, क्लियर है बात। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो इन दोनों वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा मिडिल टर्म है मैं उसे ब्रेक कर सकती हूँ -√6 में। तो यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, क्या करेंगे, मैंने लिखा 3x² और मिडिल टर्म मैंने लिखा -√6x और -√6x, है ना, और लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस का 2, ये हो गया 0। तो हमने अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है ना। कभी कभी ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी एंड आप इजीली ये काम कर लोगे। कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। तो हमने फर्स्ट 2 ले लिए एंड लास्ट 2 ले लिए। फर्स्ट 2 में हमारे पास कॉमन क्या है, आप बोलोगे मैम सिर्फ x एक हमारा कांस्टेंट है, नहीं, सिर्फ x हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो आप कह सकते हो कि आपके पास कोफिशिएंट्स है वो क्या है, 3 एंड √6। तो इनसे जो है आप कॉमन लेना चाहो या HCF लेना चाहो तो आपका यहाँ पे मैं 6 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √2 लिख सकती हूँ कि नहीं, मैंने क्या बोला, मैं √6 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √2 तो ये क्या आ जाएगा, अगर आपने कॉमन लेना चाहो 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, तो ये कितना आ जाएगा, कॉमन कितना आया, देखो एक √3 दोनों में कॉमन है, एक √3 दोनों में कॉमन, तो मैंने √3 कॉमन ले लिया। अब 3 में से √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक √3 बचा, और √6 में से भी √3 कॉमन लिया तो क्या बचा, एक √2। अब ये दोनों आपस में प्राइम हो गए कि इनका आप कोई फैक्टराइजेशन आगे या कॉमन इन दोनों से नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास क्या बचा, हमने √3 कॉमन लिया, x² और x से हमने कॉमन लिया x, क्लियर है बात। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखो क्या लिखा मैंने, फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, √3, तो ये बचा √3x माइनस √6 में क्या बचा हमारे पास, √2, दैट इज √2, और x टर्म ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, है ना, क्लियर है बात। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड जो पेयर है उसमें हम कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, √6 और 2, सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। √6 को हम लिख सकते हैं √3 डॉट √2, है ना,
क्लियर है? और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना? अब दोनों में कॉमन क्या है? अब दोनों में कॉमन क्या है? अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? वो क्या है? √2 एंड √2, है ना? √3 कॉमन नहीं है हमारे 2 के पास कहीं में √3, तो हम कॉमन क्या लेंगे? रूट का 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -√2, कॉमन लिया और x तो आएगा नहीं, यहाँ पे सिंगल x है, उसके पास तो x है ही नहीं, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? √6 में से हमने क्या कॉमन लिया? √2 कॉमन लिया, तो बचा क्या? √3, और यहाँ हमारे पास बचा √2, है ना? तो यहाँ पे √6 के, और देखो यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया, है ना? तो आपका ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बचेगा क्या? √3x, है ना? √3x, और आपका लास्ट टर्म में ये प्लस था, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपका √2 मैंने कॉमन लिया 2 में से क्या कॉमन लिया? √2, तो बचा क्या? सिर्फ √2, है ना? क्लियर है? हमारे पास अब कितने टर्म्स आ गए? ये एक सिंगल टर्म और ये एक सिंगल टर्म, दोनों हमारे पास आ गए, दोनों हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। अब इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है √3x - 2, अब बचा क्या? √3x - √2, ये आ गया 0, है ना? क्लियर है बात? अब हम यहाँ क्या करेंगे? लास्ट स्टेप टू अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल। अब उससे हम क्या कह सकते हैं? उस मेथड से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है a इंटू बी है वो 0 आ रहा है, तो a भी 0 होगा, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? √3x - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका? √3x आ गया 2 एंड x आपके पास आ गया 2/√3। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन की आपकी x की वैल्यू 2√3 पे आपको पूरी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? √3x - √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √3x इज इक्वल टू √2 एंड फिर यहाँ पे आपके पास x कितना आ गया? √2/√3 विच इज द अदर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारे में यहाँ पे कितने आ गए? 2 रूट आ गए, एक आपका ये आया है एंड एक आपके पास ये आया, दैट इज 2/√3 एंड √2/√3। इनसे हमारा क्या होगा? हमारी पूरी इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम इसलिए कहते हैं रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है बात? इजी है ना, बहुत टफ नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज बेटर वे में एनहांस कर पाओगे। क्लियर है ना बात? आपको खुद का पोटेंशियल इंक्रीज होगा अगर आप ये काम रेगुलरली करते रहोगे। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको किसी भी लेवल पे हेल्प हो पा रही है एंड यू थिंक कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड यू डू थिंक कि व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू द वीडियो आपको सब क्लियर हो रहा है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे प्रॉपर 3 चैनल है, जूनियर एंड मेन चैनल एंड हमारा 9th-10th का। अगर आप 9th-10th के हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर कलाम लर्निंग सेंटर 9th-10th, एंड अगर आप जूनियर सेक्शन के हो विच इज 6 to 8 तो आप उसका भी अलग से चैनल है, जूनियर्स करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेचर के बारे में बात करेंगे, रूट्स का नेचर हम कैसे समझ सकते हैं। यार हमें रूट्स तो निकालना सीख लिया कि रूट्स कैसे निकालना है, बट मान लो आपसे पूछ लिया कि क्या रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे? हम वहां पे एक टर्म की बात करते हैं जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट। जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट भी करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है b² - 4ac। आप बोलोगे मैम ये क्या है? b क्या है? a क्या है? c क्या है? जो आपने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीखा है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो क्या होता है? वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यही जो आपकी ए बी सी की वैल्यू है, इन्हीं का एक रिलेशन बनाया हमने और निकाला क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। क्लियर है बात। तो हम डी निकाल सकते हैं। और अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की 3 कंडीशंस आती हैं, क्या आती हैं, 3 कंडीशंस आती हैं, उन पे बात करते हैं। क्या वो 3 कंडीशंस हैं? सबसे पहला आता है कि आपकी जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। या अभी हम पहले लेस देन की बात करते हैं कि आपकी जो डी की वैल्यू है लेस है 0 से, यानी कि वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि डी इज नेगेटिव। 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव ही तो होगी ना, बात समझ में आई। तो अगर आपका डी नेगेटिव है तो उस केस में आपके नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी मतलब कि आप उनके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, या तो करेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जो कि आपका हायर स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे इन रियल फॉर्मेट, रियल वे में आपकी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इस केस में आपके रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है बात। ये कब हो, जब आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि लेस देन 0 है, तब आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर है बात। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आपका डी जो है वो 0 के बराबर है। अगर डी 0 के बराबर हो गया तब क्या होगा, तब आपके जो रूट्स हैं, जो डी है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, डी इज 0, फिक्स्ड वैल्यू है ना, फिक्स्ड वैल्यू आ गई। तो इस केस में आपके रूट्स, जो रूट्स हैं वो रूट्स कैसे हैं, वो रियल हैं एंड इक्वल हैं। अभी आपने पीछे देखा कि हमने जो x की वैल्यूज निकाली, देखो अलग अलग आ रही हैं, है ना, अलग अलग आ रही है। सेम भी आ सकती हैं, तो जब सेम आती हैं तब हमारे d की वैल्यू 0 होती है। जब d 0 होगा तो आपकी x की वैल्यूज और वेरिएबल की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज सेम आएंगे। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कम से कम क्या मतलब, 2 रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो दोनों रूट्स आपस में सेम आएंगे। तो आपका सेकंड कंडीशन डी अगर 0 हुआ तो आपके रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे एंड दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात। ठीक है। लास्ट कंडीशन है आपका डी जो है वो मोर देन 0 हो गया, यानी कि डी इज पॉजिटिव। 0 नहीं है, छोटा नहीं है, बट ये 1 है, 2 है, 3 है, मतलब डी की वैल्यू मोर देन 0 जा रही है। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में आपके जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, बट नॉट इक्वल, यानी कि डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। जो भी हमने पीछे किया कि यहाँ पे आपको देखो x की वैल्यू एक यहाँ 2/√3 और √2/√3, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो यानी कि ये केस है ऑफ थर्ड केस, विच इज d इज मोर देन 0। आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है उस केस में आपका मोर देन 0 आएगा। क्लियर है बात। ठीक है। तो ये हमारे 3 कंडीशंस हैं और डिस्क्रिमिनेंट जो कि आपके रूट्स के बारे में हमें बता सकते हैं। सबसे पहले आया d इज लेस देन 0, यानी कि जो d है वो हमारा नेगेटिव है। अब जब d नेगेटिव है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे रियल फॉर्म में, वो हमारे इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात। सेकंड केस व्हेन d इज 0, जब d 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब कि दोनों रूट्स जो हमारे आएंगे दोनों आपस में सेम होंगे। अगर एक हमारा 10 है तो दूसरा रूट भी 10 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट की d इज मोर देन 0। अगर d आपका पॉजिटिव है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, आपस में सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आपका x1 x2 सेम आएगा, बट यहाँ पे आपका x1 x2 यानी कि जो रूट्स है वो आपस में सेम नहीं होंगे। क्लियर है बात। ठीक है। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हमें क्या फाइंड करना है, डी को फाइंड करना है ऑफ द गिवन इक्वेशन। हेंस फाइंडिंग नेचर ऑफ द रूट्स, हमें डी निकालना है, फिर डी की हेल्प से हमें उस रूट्स का नेचर भी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, नेचर भी फाइंड करना है। ठीक है। फाइंड देम कौन है यहाँ पे, रूट्स हमारे।
क्या कह रहा है, रूट्स को फाइंड करो अगर वो रियल है। रियल के हमारे पास कौन कौन से केसेस थे, 2 केसेस। पहला कि डी या तो 0 होगा या डी पॉजिटिव होगा, दैट इज मोर देन 0। अगर ये 2 केस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे रूट्स रियल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इससे पहले कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, विच इज ax² + bx + c = 0। तो अब यहां से आपकी a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई -2 एंड c की आ गई 1/3, है ना। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac। b² मतलब कि -2 का स्क्वायर -4 × a मतलब 3 × c है हमारा 1/3, है ना। क्लियर है बात? अब यहां पे -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 × -2 आपका 4 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 3 कैंसिल होगा, देखो ये क्या है 3 × 1/3 और ये × 4 हो रहा है, तो आपका 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक 4 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 - 4, यानी कि डी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब डी के केस में क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है डी के, जब डी 0 होता है, इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रियल आ गए हैं, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल है तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो रियल तो आ गया है, तो अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास है 3x² ठीक है, क्लियर है। अब आपको इसी को यूज करके, डी को ही यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, आपकी x की वैल्यू इज -b ± √d/2a। इसको आप कहीं नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आप अपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आगे आएंगे उनमें आप इनको यूज कर सकते हो। अरे ले लीजिए, ले जाते मेरी। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जहां पे d हमारे पास आ गया है 0 फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास x हो गया -b ± √d कितना आया, d कितना आया 0 डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है हमारा, a कितना है 3, है ना। देखो यहाँ पे हमने a क्या लिखा 3, तो हमारे पास a आ गया 3, तो 2 × 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू नहीं लिखी है, तो हम यहाँ b की वैल्यू लिख लेते हैं। b कितना है हमारा, b कितना है -2, तो -b लिखना है, तो ये आ जाएगा -2। क्लियर है बात, माइनस हो गया हमारा प्लस, दैट इज 2। √0 हमारा 0 होता है, तो हमें उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया अपॉन 6, तो ये आ गया आपका 1/3, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, रूट्स क्या आ गए, रूट्स आर -1/3 एंड 1/3, बिकॉज आपके रूट्स दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ रही है, बिकॉज दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने फाइंड किया कि नेचर कैसा है। अगर नेचर पता है तो हमने उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी x की वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, क्लियर है। अब यही आगे हम इसको यूज करके आगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots when they have two equal roots। अब 2 equal roots कब होते हैं, कौन से केस में, d के 3 केसेस में से कौन से केस में, d के केस में आपके जो रूट्स हैं वो आपस में सेम आते हैं, मतलब x1 x2 आपस में सेम आता है। दैट इज द केस ऑफ d इक्वल टू 0। जब d 0 होता है तो रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। तो मैं यहां लिख दे रही हूं, रूट्स आर
real and equal when d is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो क्या है हमारे पास, 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू, कि k कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको पहले कंपेयर करेंगे विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b आ गया -k और c आ गया 3, है ना। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -k, तो b पूरा हो गया -k। अब d होता क्या है, b² माइनस 4ac। d हमें मिल कितना गया है, 0। बस क्वेश्चन में हिंट दे दी हमें कि जो d है वो 0 है। कैसे बोला उन्होंने ये बोला जो रूट्स हैं वो कैसे है, इक्वल है। अब एक ही केस होता है जहां पे हमारे रूट्स इक्वल आते हैं, वो कौन सा होता है, जब d हमारा 0 होता है। तो मैंने d की जगह क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब b कितना है, b की वैल्यू कितनी है, b है हमारा -k, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है 3। तो यहां से आपके पास आ गया k² -4 2 = 8 8 3 = 24। तो ये आ गया कि k² इज इक्वल टू 24। हमारे k² की वैल्यू 24 आई है। तो k कितना होगा, k होगा हमारा √24 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। तो यहाँ से आपका एक पेयर ऑफ 2 बाहर निकाल सकते हैं रूट के। तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज x² -4 0 है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, x² -24 इज 0। तो यहाँ पे हम k की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे जहां से वो इसको सेटिस्फाई कर सकते। तो वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √24। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, 2 बाहर लिया एंड बचा क्या हमारे पास 6, है ना। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k कितना आया, +2√6। क्लियर है बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आंसर कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्वेश्चन को कंपेयर किया, फिर हमने ABC की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट निकाला विच इज b² -4ac, जो कि 0 है इस केस में, बिकॉज 2 इक्वल टू 3 हमारे पास हिंट थी क्वेश्चन में। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये क्वेश्चन एज प्रैक्टिस या होमवर्क ट्राई करना है एंड इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको कितना चैप्टर या कितना टॉपिक आपको समझ में आ गया है। क्लियर है बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। हमारे पास क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया जो वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 480 किलोमीटर। देखो आप लोग को ना, बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होती है। सिंपल सी चीज है, क्यों होती है, बिकॉज हम ना वर्ड्स को समझना नहीं चाहते, हम सीधे आंसर पे कूदना चाहते हैं। वो चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या आपको पता है कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखे वो मिनिमल है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो उनमें कहीं ना कहीं हिडन मीनिंग होती है। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन से वो आप नोट डाउन कर लो अपने आंसर के फॉर्मेट में, ताकि आपको जो भी चीज क्लिक करे आपके सामने ही वो चीज हो कि हाँ अच्छा ये चीज ऐसे थी तो सामने लिखी हुई है, तो वो आपको सोचना ना पड़े, इसलिए इट्स बेटर टू राइट दैट डाउन। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब डिस्टेंस इतना है 480 किलोमीटर, उसकी स्पीड कुछ है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपना मूव कर रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती, क्या कह रहा है, मेरी मान लेते हैं लेट दी uniform speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला कि मुझे स्पीड तो पता नहीं है ट्रेन की, तो मैं ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेती हूँ, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, मैंने उसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया। फिर वो क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं कि अगर वो जो स्पीड है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, क्या कह रहे हैं, अगर उसकी स्पीड x है तो अगर वो 8 कम होती मतलब हैड बीन 8 लेस, लेस मतलब हमको कुछ माइनस करना है, कहाँ में, किस में से, x में से, कि अगर x में हमने 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 कर दिया। क्लियर है बात? तो ये आपकी आ गई न्यू स्पीड, ये आपकी आ गई न्यू स्पीड। पहले स्पीड कितनी थी, x थी, फिर वो कह रहे कि अगर आपकी स्पीड x माइनस 8 होती तो। अब तो आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। टाइम क्या होता है, टाइम यहाँ पे उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। आपको सोचा स्पीड कम हो रही है, अगर आपकी स्पीड कम हो रही है, डिस्टेंस आपका सेम ही है, तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा ना। स्पीड कम कर ली तो टाइम ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा। तो इस केस में हमें टाइम को कंपेयर करना है। तो जो आपका फर्स्ट केस है ये वाला, इस केस में आपका टाइम कितना आ रहा है, इस केस में आपका टाइम कितना आ रहा है, x किलोमीटर है, 480 हमारा डिस्टेंस। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका आ जाएगा 480 अपॉन x। तो ये आपका t1 आ गया, यानी कि ओरिजिनल टाइम आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड केस में जब हमारी न्यू स्पीड आई है तो हम यहां से अपना न्यू टाइम निकाल लेते हैं। न्यू टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमारा सेम है, ट्रेन अभी उतना ही ट्रैवल कर रही है बट स्पीड कम हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 हमारा डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। तो यहां मैंने s डैश कर दिया, क्या कर दिया, s डैश, बिकॉज आपकी स्पीड चेंज कर दी मैंने। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास T1 और T2 आ गया। T1 क्या है, ओरिजिनल टाइम, जो आपकी ट्रेन को आज में टाइम लग रहा था। T2 क्या है, न्यू टाइम है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रही हूँ T1 हमारा कितना आया है, 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ने की, जो भी हमें बताया गया उसको समझने की कोशिश करती हूँ। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। आपके जो 3 टाइम है उनका रिलेशन बता रहे हैं कि कब ज्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं कब, जब आपकी स्पीड कम हो गई। तो आपका T1 और T2 में से कौन बड़ा होगा, T1 T2 में से कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा है, कौन सी किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, T2 में, बिकॉज वहां आपकी स्पीड कम हो गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और कितने से कम है, यहाँ पे वो 3 से कम है। जो T1 है वो 3 घंटे से कम है, तो ये हो गया T1 ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट कि आपने अगर अपनी जो आपका ओरिजिनल टाइम है, मान लो पहले आपको 10 घंटे लग रहे थे, अब उन्होंने क्या बोला कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि आपको अब 13 घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे लग रहे हैं। T1 कितना हुआ 10 और T2 हो गया 13, डिफरेंस कितना आया 3 घंटे का। तो आप प्लस कहाँ करोगे, जो वैल्यू छोटी है उसको बराबर लाने के लिए बस 2 वैल्यूज है, एक आपका T1 है जो कि कम है, एंड T2 जो कि 3 घंटे से ज्यादा है। तो कहाँ पे प्लस करोगे, छोटे में या बड़े में, ताकि बराबर हो जाए। तो आप T1 में +3 करोगे ताकि दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, T1 में +3 कर दिया। अब T1 है क्या मेरे पास 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 सॉरी, है ना। ठीक है, अब मैं इसको यहां ले आ रही, ये क्या आ गया 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8, और मैंने इस 3 को भेज दिया राइट साइड पे, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 3, है ना। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ एक 480 को कॉमन ले लो। क्या किया, 480 ले लिया मैंने कॉमन, और बचा क्या 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -3, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे हम अंदर ब्रैकेट में क्या करेंगे, कॉमन वो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ आ गया x माइनस 8 माइनस x, बाहर हमारा 480 मैंने ऐसे का ऐसे ही अभी सेम टू सेम लिख दिया है, ये आ गया -3। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, अब यहाँ पे
अब यहाँ पे 480 को आप शिफ्ट कर सकते हो, या अभी हम इसको वैसे रहने यार 3 से कैंसिल करते, 3 1 जा, तो ये हो गया हमारा 160। तो हमारे पास क्या आया 160, और ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 8 माइनस एक्स, जहां से आपका x एंड x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या -8 अपॉन x, x माइनस 8 इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। यहाँ पे 160 इंटू 8 हमारे पास आ गया, ये है 160 इंटू -8 इक्वल्स टू -1 इंटू x माइनस 8, है ना। मैंने अपना डिनोमिनेटर मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 160 इंटू 8 हमारा हो गया 48 and 8 1, तो ये हमारे पास आ गया -1280 इक्वल टू -1, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, है ना। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचा 1280 है हमारा x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम अपनी x की वैल्यू यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको निकाल सके, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ फॉर अ वाइल ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, है ना। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हो या आप अपना सीधा-साधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि मैं सीधा-साधा फॉर्मूला ही लगा दूं, बस उससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहाँ पे पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, -8, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1280, है ना। तो ये आपके पास आ गया 64, ये आ जाएगा प्लस में 084, फाइव 5120। इसको प्लस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5184। क्या आ गया, 5184। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब x क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दैट इज -b मतलब -8 जो कि हो जाएगा +8, फिर रूट में 5784 डिवाइडेड बाय 2a मतलब आपका a तो 1 ही है तो आपकी वैल्यू 2 ही रहेगी। अब यहाँ पे x क्या हो गया, 8 प्लस माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टर, ताकि हम देख सके क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 5784 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये चेक कर लेते हैं। जल्दी से बताइए आपकी ये वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5784। ठीक है, अब आप इस चीज की वैल्यू फाइंड करके आप मुझे कमेंट में बताइए आपका आंसर x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 2 पे। अगर आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल 2 अभी फिलहाल स्किप किया था पहले। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी एक लेंथ है
ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, जहां पे हमें वैल्यू दे दी गई है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, क्या कहते हैं, लेंथ है, लेंथ क्या है, लेंथ इज, यहाँ पे जो ये इस का मतलब है, इसका मतलब है कि हमें इक्वल प्लेस करना है। इज 1 more का मतलब कि 1 प्लस किस में करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 टाइम्स दी ब्रेथ जो कि b है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया लेंथ और ब्रेथ के बीच में। तो लेंथ हमने निकाल ली 1 + 2b। अब हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 5 to 8, तो हम लेंथ की जगह क्या रख सकते हैं, 1 + 2b, बिकॉज हमने ये रिलेशन अभी जनरेट किया है क्वेश्चन में से ही। तो ये आपके पास आ गया इंटू b इज इक्वल टू 528, है ना। तो ये आपके पास आ गया b + 2b स्क्वायर इक्वल टू 528। अब इसको हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल टू 0, है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वी कैन अगेन अप्लाई धनाचार्य फॉर्मूला विच इज 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528। तो यहाँ पे आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है, आप अपना मिडिल टर्म से भी अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई धनाचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5 to 8। तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये है 5 to 8 इंटू 8 करना है, तो ये आपके पास आ गया 64, 16, 22, 40, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 4 2 2 4। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 2 2 5। तो x क्या होता है, x होता है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, दैट इज -1 प्लस माइनस रूट 4 2 2 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 2 5 क्या होता है, देखो 4 2 2 5, अगर हम इसे फैक्टराइज करें 5 से पहले, तो ये आ गया 8 4 5, है ना। 5 से फिर से करेंगे तो 1 3 6 एंड 45 हुआ हमारा 9। अब 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13, है ना। तो हमारे पास 5 का एक पेयर बन गया और 13 का एक पेयर बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x इज -1 प्लस माइनस रूट यहाँ पे 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया -1 प्लस माइनस 45 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, पहली होगी -1 प्लस 45 अपॉन 4 और दूसरी होगी -1 माइनस 45 अपॉन 4, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 44/4 दैट इज 11, तो x की वैल्यू आ गई 11, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, -46 हमारा आ गया अपॉन 4। अब आप खुद देखो x क्या है हमारी, अच्छा हम यहाँ b निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आई है, ये b है, तो ये भी हमारे पास b आया है ना, ये भी b है। अब देखो b क्या है, ब्रेथ है आपकी रेक्टेंगल की, जब वो ब्रेथ है तो ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेके हमारा आंसर आएगा 11। अब जब ब्रेथ आपकी 11 है, ब्रेथ 11 आ गई, तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी थी, देखो 1 + 2b विच इज 1 + 2 इंटू 11। तो आपकी लेंथ यहाँ से आ गई 1 + 22, दैट विल गिव यू 23 सेंटीमीटर, 23 मीटर। एंड ब्रेथ है हमारी 11 मीटर।
क्लियर है बात? तो ये वर्ड प्रॉब्लम था, आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट भी यूज कर सकते हो एंड आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। कभी कभी मिडिल टर्म से आंसर नहीं भी आता है, इसलिए कभी कभी हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर है बात? आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड एज वेल, ताकि आगे जाके आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप उनको टैकल कर सको। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा सेशन अगर देखा है एंड यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड मे बी आपको कुछ टॉपिक समझ में आया हो, थैंक यू सो मच।